नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आपको बता दें कि आज किसानों के आंदोलन का 29वां दिन है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और फिर से ऐलान किया है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन पर सियासत भी खूब हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों का एक दल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। चालीस संगठनों के किसानों ने घंटों तक माथापच्ची की। किसानों की खास कमेटी ने चर्चा की और सरकार के प्रस्ताव को सीधा ठुकरा दिया। किसानों ने दो टूक कहा कि कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून है, तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना भाई। गारंटी भी दे रहे हो, पूरा भी नहीं करे। ये किसानों के साथ धोखा है। इस धोखे को किसान सहन नहीं करेंगे। दरअसल सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता भेजा था और लिखा था कि पहले भेजे गए प्रस्तावों में किसान अगर कोई सुधार चाहते हैं तो अपने सुझाव दे सकते हैं। रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी। कृषि मंत्रालय से चिट्ठी मिलने के बाद किसानों ने मंत्रणा की और ये आरोप लगाया कि सरकार आग से खेलने की कोशिश कर रही है। किसानों ने कहा सरकार अगर कुछ ठोस प्रस्ताव भेजती है तो वो विचार कर सकते हैं। सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर महीनों एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। किसानों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों का दिल्ली पहुंचना जारी है। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर सियासत भी जोरों पर है। आज करीब 11 बजे राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों और दूसरे नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए जाएंगे। ये किसान विरोधी कानूनों को प्रधानमंत्री जी को वापस लेना चाहिए, नहीं तो किसानों के हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। हम लोगों का पूरा समर्थन किसानों के प्रति है और इतना बड़ा आंदोलन विश्व में किसी ने भी नहीं देखा आज तक जितना आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी को अपनी जिद छोड़कर और तीनों कानून वापस लेना चाहिए। सरकार बातचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी, किंतु हम सबको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। देश के कई शहरों में पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो। एक और किसान तीनों कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को मनाने की सरकार की सारी कोशिशें जारी है। अब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी यूपी के किसानों के साथ चौपाल लगाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए।
एक ओर सड़कों पर किसान डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से मनाने की कोशिशें जारी है। पीएम मोदी कई बार राज्यों से लेकर देश के किसानों के साथ संवाद कर चुके हैं, जहां उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की अपील की। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है, तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों को पीएम मोदी नए कृषि कानूनों की खूबियां बताएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को जोड़ने का ये सबसे बड़ा मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। वहीं कानून का समर्थन करने वाले किसानों के दल भी लगातार सरकार से मिल रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करेंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों से बातचीत शुरू करने की अपील कर रहे हैं। कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। 25 दिसंबर के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों के साथ सभाएं कर रहे हैं। किसान दिवस को योगी सरकार ने किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पहुंचकर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं किसान दिवस पर ट्रैक्टर बांटे। योगी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। बहरहाल सरकार की तमाम कोशिशों के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नया साल आने वाला है, वहीं कोरोना भी एक नए रूप में दुनिया के सामने आ गया है। नए साल में नई उम्मीदों को उस वक्त झटका लगा जब ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस लोगों को बीमार करने लगा। ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसने ब्रिटेन में 60% लोगों को अपना शिकार बना लिया है। पूरी दुनिया सहमी हुई है और नया साल नया कोरोना काल लेकर आता दिख रहा है। तो 2020-21 में भी जीने नहीं देगा। दुनिया भर में न्यू ईयर की खुशी नहीं, नए कोरोना की दहशत है। – 2020 के जाते जाते आखिरी महाद्वीप पर कोरोना का अटैक। 2021 में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन का दुनिया भर में खौफ। पूरी दुनिया 2021 का इंतजार इस उम्मीद के साथ कर रही थी कि नया साल कोरोना की महामारी से जंग में जीत दिलाएगा। कोरोना पर करारा प्रहार करने के लिए रिकॉर्ड 10 महीने में वैक्सीन भी तैयार हो गई। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और रूस तक में जानलेवा कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। भारत में भी कोरोना को मात देने वाले दुनिया के सभी बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी को उम्मीद थी कि अब मास्क से आजादी मिलेगी, अपनों से खुलकर मिलने जुलने की पाबंदी हटेगी, अनजान बीमारी के हमले का खौफ नहीं रहेगा। मगर तबाही मचाने वाला 2020 जाते जाते एक नए कोरोना वायरस को लेकर आ गया।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस ने तेजी से रूप बदलने वाले नए वायरस को जन्म दिया, जो 70% से फैलने लगा। हालात ये हैं कि जिस ब्रिटेन में आने वाले अप्रैल तक यानी अगली गर्मियों तक कोरोना से आजादी का जश्न मनाने की तैयारी थी, वहां अब अप्रैल तक लॉकडाउन के आसार हैं। पूरी दुनिया में फिर से दहशत मच गई है। इस नए कोरोना वायरस को रोकने के लिए तमाम देशों ने ब्रिटेन के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस वक्त मैं हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे, जहाँ से और जहाँ पर अमूमन भारत से फ्लाइट्स आती हैं, और लेकिन यहाँ पे अब दिसंबर के अंत तक कोई भी फ्लाइट्स नहीं जा सकती, बिल्कुल बैन है। यूके कई देशों की लिस्ट पर है, बैन लिस्ट पर है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया जो काफी इन्फेक्शियस है। बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल तो ये हो सकते हैं कि शायद यूके अप्रैल के महीने तक लॉकडाउन से बाहर और अंदर जाता रहे। इस तरह की सख्त सिचुएशन यहाँ पर चलती रहे और बाकी देश अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो लाजमी है कि बैन लगाया गया है। उड़ानों के बंद हो जाने से ऐसे कई भारतीय छात्र और नौकरी पेशा लोग ब्रिटेन में बुरी तरह फंस गए, जो हर साल क्रिसमस में और न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान अपनों से मिलने भारत आया करते थे। वहाँ पढ़ रहे छात्रों के सामने मुश्किल ये है कि लॉकडाउन की वजह से उनके पास करने को कुछ नहीं है। ऊपर से नए कोरोना वायरस का डर भी उन्हें सता रहा है। Haven't seen my family for long time, and I don't want to stay trapped in house due to the new lockdown, and also my parents are worried due to the new strain of COVID-19, and they call me twice a day asking me how I'm doing and all, so I'll prefer to go back India. 2020 ने जाते जाते एक और बुरी खबर दी। अब तक दुनिया का एक ही महाद्वीप कोरोना वायरस से अछूता था, मगर अब ये जानलेवा वायरस उस अंटार्कटिका पर भी पहुंच गया है। इस बर्फिस्तान में स्थायी आबादी नहीं, अलग अलग देशों के रिसर्च कैंप हैं। उन्हीं में से चिली के बेस कैंप में मौजूद 58 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। इनमें सेना के जवानों के साथ ही 10 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं। इन सभी को चिली बुलाकर क्वारंटीन कर दिया गया है। चिली की नेवी का जहाज 27 नवंबर को अंटार्कटिका कैंप पर पहुंचा था। 10 दिसंबर को उसकी वापसी हुई थी, तभी 3 क्रू मेंबर संक्रमित पाए गए। उसके बाद से खुलासा हुआ कि वो अंटार्कटिका में ही संक्रमित हुए। ये खबर ऐसे समय में आई है जब ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस का कहर सामने आया है। वहीं बच्चों में नए कोरोना वायरस के तेजी से फैलने का भी खुलासा हुआ है। 2020 ने आने के साथ ही कोरोना की तबाही मचाई थी और जाते जाते भी इतने झटके दिए हैं कि दुनिया 2021 के आने से पहले भी सहमी हुई है। लंदन में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन ने नए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को सावधान कर दिया था। इस बार भारत ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को बंद करने में देर नहीं की, लेकिन इस रोग से पहले ब्रिटेन से भारत पहुंचे 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि इनमें से आधे लोग नए कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। क्या भारत में ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस आ चुका है? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। वहीं इसका जवाब डर पैदा करने वाला है। दरअसल ब्रिटेन और भारत के बीच उड़ानों पर रोक लग चुकी है, मगर इस रोक से पहले भारत आने वाले यात्रियों में से 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें से 50% यात्रियों में ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस हो सकता है। दरअसल ब्रिटेन में 60% लोग नए कोरोना वायरस से बीमार हैं। इस हिसाब से 20 यात्रियों में से आधे में नए कोरोना वायरस हो सकता है। इनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि भारत में नया कोरोना वायरस आ चुका है या नहीं। The UK passengers that came yesterday or something, there are some 20 odd have been found positive among them. So that means currently this strain is something like 60% of this variant in the positives in the UK. So by that calculation, if you see, it's very likely that out of these 20, half of them may be the new variant. ये बयान सावधान करने वाला है। संक्रमितों की जांच से पता चलेगा कि उनमें ब्रिटेन का कोरोना वायरस है या नहीं। लेकिन डर इस बात का है कि इन यात्रियों से पहले ही नया कोरोना वायरस देश में न आ गया हो
दरअसल पिछले 2 से 3 हफ्ते में ब्रिटेन से आए लोगों का टेस्ट नहीं हुआ था। अब राज्य सरकारों को उनकी खोजबीन के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार बिल्कुल सतर्क है और जितने भी फ्लाइट्स पिछले 2 हफ्ते में आई है सबको घर घर जाके उनको चेक किया जा रहा है और 100% हमने पूरा उसके लिए मेजर, हमारे लोग जा रहे हैं, सबको जाएंगे, जिसमें भी सिम्टम है हल्का से कुछ भी उसको टेस्ट भी किया जाएगा, पूरा उसके ऊपर वो किया जाएगा। वहीं वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं करते कि ब्रिटेन से पहले आए लोगों से नया कोरोना वायरस अपने पैर नहीं पसार चुका होगा। इस बीच तमाम राज्य सरकारों ने नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आने वालों का कोरोना टेस्ट होगा। महाराष्ट्र के सभी शहरों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में आज रात से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा अगले साल जून में होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उसने आगाह किया है कि अगर क्रिसमस और न्यू ईयर पर दशहरा और दिवाली जैसी लापरवाही होगी तो कोरोना वायरस फिर से हमलावर हो जाएगा। न्यू ईयर है, इसमें हम भीड़ करेंगे, बड़े ग्रुप में सेलिब्रेट करेंगे, मास्क उतार के खाने खाएंगे, तो ये नुकसान फिर हो सकता है। हमें याद रहना चाहिए कि अभी हम तीसरी पीक दिल्ली से फॉर एग्जाम्पल या और प्रदेशों में भी इन पीक से बच के आए हैं जो कि उत्सव की वजह से शुरू हुई थी। ये सावधानी टीकाकरण शुरू होने से पहले खास तौर पर जरूरी है। वहीं टीकाकरण को लेकर एक अहम सवाल है कि क्या कोरोना से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण नहीं होगा। नीति आयोग के मुताबिक फिलहाल बच्चों के टीकाकरण का कोई विचार नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है, जबकि मौजूदा कोरोना वायरस बच्चों पर कम असर डाल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार बच्चों के टीकाकरण पर अपना विचार बदलेगी। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नए साल से पहले जहां नए कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में डर है, वहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। भारत कोरोना से जंग के लिए तैयार है। अगले हफ्ते भारत सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे सकता है। भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन 3 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कहा गया था कि वो और डेटा जारी करें। सीरम इंस्टीट्यूट और डेटा जारी कर चुका है और एसईसी पैनल इस पर संज्ञान ले चुकी है। हो सकता है कि अगले हफ्ते तक भारत में भी एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाए। देश में 3 वैक्सीन कंपनियां इस वक्त रेस में शामिल हैं। तीनों ने ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए कुछ और डेटा मांगा गया था, जो दे दिया गया है। फाइजर कंपनी की बायोएनटेक से भी डेटा मांगा गया था, जिसका अभी इंतजार है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने भी सरकार की ओर से मांगा गया डेटा जमा कर दिया है। 3 एप्लीकेशंस हैं डीसीजीआई के पास पेंडिंग कह सकते हैं हम। फाइजर की है और सीरम इंस्टीट्यूट की है और भारत बायोटेक की है। फाइजर अपना डेटा अभी नहीं प्रेजेंट किया है उन्होंने, बाकी 2 कंपनीज ने डेटा प्रेजेंट किया था और उनसे और डेटा मांगा गया था। इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि बायोएनटेक वैक्सीन बना रही फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर भी कारगर होगी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन की पहली खेप आने की खबर के बाद तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में मिलन शर्मा और पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत में तो हर किसी के दिमाग में ठंड ट्रेंड कर रहा है, लेकिन उत्तर भारत की ये ठंड पहाड़ों से आई है। कश्मीर में बीते दिनों बर्फबारी हुई थी, इसी के बाद से ठंड बढ़ी है। कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी तो नहीं हो रही है, लेकिन पारा 0 से नीचे गिर गया है। जोजिला टॉप पर तकरीबन 1 हफ्ते तक श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद रहने के बाद आखिरकार मंगलवार को
वहां सेना की गाड़ियों से लेकर आम ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई। ग्यारह 11,500 फीट की ऊंचाई वाले जोजिला टॉप के इलाकों में पिछले हफ्ते भारी बर्फबारी ही नहीं हुई बल्कि एवलांच भी आए थे। बीआरओ ने रास्ता साफ किया तो जोजिला के रास्ते लद्दाख बाकी दुनिया से जुड़ पाया और एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों पर रसद पहुंचाई गई। वैसे श्रीनगर लेह राजमार्ग जरूर खुल गया, लेकिन ठंड के सितम में कोई कमी नहीं है। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार को न्यूनतम तापमान और ज्यादा गिरा है। बारह दिसंबर को भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर में मौसम सूखा और कड़ाके की ठंड वाला रहा। रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक क्रिसमस तक बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन 26 और 27 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इस बीच कश्मीर में चिलई कलां की शुरुआत सोमवार को हो गई है। कश्मीर में चिलई कलां के 40 दिन मौसम के सबसे ठंडे दिन माने जाते हैं। हालांकि चिलई कलां को कश्मीर के लोग उत्सव की तरह मनाते हैं। उधर पहाड़ों पर चल रही ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौसम बेहद ठंडा रहेगा। चूंकि हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। उत्तर भारत के इलाकों में ठंड के साथ सुबह के वक्त कोहरा पड़ रहा है। ठंड और कोहरे से बचने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस स्थिति से हो रही परेशानी के बीच हरियाणा के फतेहाबाद के किसानों को लग रहा है कि धुंध उनकी गेहूं की फसल के लिए बेहतर है। ठंड से कांप रहे हैं लोग, लेकिन ये लाभदायक है फसलों के लिए भी। फसलें जो गेहूं की फसलें उनको नाइट्रोजन मिल रहा है, फुटार अच्छी होगी उनकी, तो फसल अच्छी होगी, किसानों को इनसे फायदा है। वैसे ठंड की चुनौतियां अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। इस साल ठंड का ट्रेलर ही बेहद कंपकपाने वाला है। लद्दाख से बाकिर और दिल्ली से कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।